तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो दिल्ली की इस तेज रफ्तार जिंदगी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, लेकिन फिर भी समय के पन्नों में कहीं गुम हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बिल्कुल भीड़-भाड़ वाले इलाके में छिपे एक 700 साल पुराने खंडहर की। ये कोई मामूली ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जो दुखद कहानियों, गहरे अकेलेपन और यहाँ तक कि कुछ बेहद अजीबोगरीब रहस्यमयी दावों की एक मोटी चादर से ढकी हुई है। तो आइए इस दिलचस्प कहानी के हर एक पन्ने को एक एक करके पलटते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ तो हमारी आधुनिक दिल्ली है जो अपनी चकाचौंध और भारी ट्रैफिक के लिए जानी जाती है ना? लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाणक्यपुरी के इन घने रिजर्व जंगलों में एक अजीब सा रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा है। यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो माहौल एकदम से बदल गया हो। तो सवाल ये उठता है कि इन सुनसान रास्तों और घने पेड़ों के पीछे आखिर कौन से रहस्य छिपे हैं? ये जो एकदम से दुनिया बदल जाने वाला विरोधाभास है ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। भाग 1, ऐतिहासिक आधार, 14वीं सदी की शिकारगाह। अगर हम समय के इस पहिए को देखें तो इस जगह की कहानी बहुत लंबी और सच में काफी उतार चढ़ाव से भरी है। 1325 में दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू होकर 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध के विलय से गुजरते हुए ये कहानी सीधे 1985 और फिर हमारे आज के समय तक आ पहुंचती है। मतलब सदियों की ये छलांग हमें बताती है कि कैसे इस जगह के बनने से लेकर इसके पूरी तरह से वीरान हो जाने तक की जो ये यात्रा है वो कितनी उथल-पुथल भरी रही है। तो इस इमारत को लगभग 1325 के आसपास दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उस समय पत्थरों की ये विशाल दीवारें, मेहराबदार गलियारे और ये पुरानी नक्काशी, इन सबको एक शिकारगाह यानी एक शाही हंटिंग लॉज के रूप में डिजाइन किया गया था। बेसिकली ये वो जगह थी जहां तुगलक शासक शिकार करने के बाद आराम फरमाते थे। और इसकी वास्तुकला देखिए, ये आज भी उस प्राचीन काल की भव्यता की पूरी गवाही देती है। लेकिन फिर सदियों तक भुला दिए जाने के बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। भाग 2, बेगम विलायत महल का आगमन। ये खंडहर पूरी दुनिया की नज़रों में तब आया जब यहाँ एक ऐसी महिला आईं जिन्होंने खुद को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शाही परिवार का वंशज बताया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, 10। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये उस पूरे एक दशक के कड़े संघर्ष का प्रतीक है जो बेगम विलायत और उनके परिवार ने अपनी खोई हुई शाही पहचान वापस पाने के लिए किया था। जरा सोचकर देखिए, एक परिवार जो खुद को शाही खानदान का बताता है, वो अपनी संपत्तियों के लिए सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए करीब 10 सालों तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक वेटिंग रूम में रहा। ये सच में एक चौंका देने वाली बात है जो उनके पक्के इरादे को दिखाती है। और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो काफ़ी अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो शाही अवध वंश की बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं, मुआवजे और अपनी पुरानी रियासत की मांग, और दूसरी तरफ थी कड़वी सच्चाई। कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में उन पर फर्जी या फ्रॉड होने के आरोप भी लगाए गए, और आखिर में 28 मई 1985 को सरकार की तरफ से उन्हें जो जगह दी गई वो कोई शानदार महल नहीं था, बल्कि यही सदियों पुराना खस्ताहार शिकारगाह था। अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि इस बात पर गौर करना है कि कैसे ये दोनों बिल्कुल अलग बातें इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। जब ये परिवार वहां पहुंचा ना, तो हालात सच में बहुत खराब थे। छतें टपक रही थीं, बिजली का तो कोई नामो निशानी नहीं था, और पीने के पानी तक की कोई सुविधा नहीं थी। हर तरफ बस एक वीरानी छाई थी। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? इन भयंकर हालातों के बावजूद बेगम विलायत का ये मानना था कि बाहरी दुनिया की तुलना में ये खंडहर उनके शाही दर्जे को ज्यादा बेहतर तरीके से सूट करता है। मतलब क्या ही कहा जाए। इस अजीबोगरीब फैसले के बाद ये रहस्य और भी गहराने लगता है। भाग 3, एकांतवास की शुरुआत। टूटी फूटी दीवारों वाले इस मालचा महल में बसने के बाद बेगम विलायत और उनके दोनों बच्चे प्रिंस अली रजा और प्रिंसेस सकीना पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए। उन्होंने महल के बाहर एक खौफनाक चेतावनी लिख दी, बिना अनुमति अंदर आने वालों को गोली मार दी जाएगी। जरा सोचिए, ये बोर्ड और वहां मौजूद बड़े बड़े खूंखार कुत्ते ये साफ बताते हैं कि वो बाहरी लोगों से कितना दूर हो चुके थे। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि ये उनके चरम अकेलेपन, समाज से कट जाने और लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना कर पाने की गहरी मानसिकता को दिखाता है। और अगर हम उस वक्त महल के अंदर के हालात की कल्पना करें ना, तो मन सच में उदास हो जाता है।
उन टूटे हुए कमरों में रखा पुराना फर्नीचर और वो शाही बर्तन सब धीरे धीरे धूल की चादर से ढक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उस खंडहर के अंदर समय ने चलना ही बंद कर दिया हो। एक शानदार शाही जिंदगी जीने का जो उनका सपना था, वो उस गहरी उदासी, धूल और एक भयानक अकेलेपन के बीच धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। जाहिर है दुनिया से ये अलगाव हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता था। कहानी का क्लाइमैक्स एक दुखद अंत। 10 सितंबर 1993 को इस कहानी ने एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेगम विलायत की मृत्यु हो गई, लेकिन जिस चीज ने लोगों के होश उड़ा दिए वो थी उनकी मौत की वजह, कुचले हुए हीरे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुचले हुए हीरे खाकर अपनी जान दे दी। ये एक ऐसा तरीका है जो राजघरानों से जुड़ा हुआ माना जाता है, काफी नाटकीय और अफवाहों से भरा हुआ। इसी एक घटना ने मालचा महल को लोगों की नजरों में एक भयानक और गहरे रहस्य का केंद्र बना दिया। अपनी मां के गुजर जाने के बाद प्रिंस अली रजा सालों तक उसी खंडहर में बिल्कुल अकेले रहे, लेकिन आखिरकार 2 सितंबर 2017 को प्रिंस अली रजा का भी निधन हो गया और इसके साथ ही उस परिवार का आखिरी सदस्य भी चला गया, जिसके बाद मालचा महल पूरी तरह से खाली, वीरान और खामोश हो गया। अब हम आज के समय में वापस आते हैं। अंतिम भाग, अफवाहें बनाम हकीकत। वो परिवार तो खत्म हो गया और महल अकेला रह गया, लेकिन उसकी कहानियां खत्म नहीं हुई। आज के समय में मालचा महल की क्या स्थिति है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। इसके वीरान होने के बाद कई गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहां पहुंचने लगे। लोगों ने कई तरह के दावे किए, जैसे रात में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देना, अचानक से तापमान का बहुत कम हो जाना, टूटी खिड़कियों में परछाइयों का घूमना और दीवारों पर कुछ जले हुए निशान या लाल रंग के अजीबोगरीब चिन्ह मिलना, जिन्हें देखकर किसी गुप्त जादू टोने या ऑकल्ट एक्टिविटी का अंदाजा लगाया गया। लेकिन यहां एक बात एकदम साफ कर देना बहुत जरूरी है। इन सभी डरावने दावों का कोई भी साइंटिफिक या ऑफिशियल सबूत मौजूद नहीं है। ये महज कुछ लोगों द्वारा बनाई गई या महसूस की गई बातें हैं। इन डरावनी कहानियों से थोड़ा हटकर अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो हमारे सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी होती है। दिल्ली के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और इंटैक्ट जैसी बड़ी संस्थाएं इस जगह के 14वीं सदी के ऐतिहासिक महत्व को बहुत अच्छे से समझती हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों और कुछ पर्यावरण से जुड़ी वजहों से इसका रेस्टोरेशन यानी जीर्णोद्धार पूरी तरह से अटका हुआ है। मतलब इसका इतना महत्व होने के बावजूद सरकारी फाइलों और लाल फीता शाही की वजह से ये जगह आज भी एक खंडहर ही बनी हुई है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में रह जाता है, क्या मालचा महल महज इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे भुला दिया गया है? क्या ये सिर्फ एक शाही परिवार के टूटकर बिखरने और उनके दुखद अंत की कहानी है, या फिर क्या ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसे दुनिया आज तक समझ ही नहीं पाई है? आधा इतिहास और आधा रहस्य बनकर खड़ा ये मालचा महल आज भी खामोशी से अपने जवाबों का इंतजार कर रहा है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी से जुड़े और भी पहलुओं को जानने की अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।